हाँ जी, आपके पास 2022 में आपने एसेट खरीदा था, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट आपको 150,000 मिली थी और 10 साल तक आपने उसकी यूजफुल लाइफ थी। 2024 में 60% ग्रांट आपने वापस कर दी और आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और हमने कहा था कि जी इसके आपने एक्सट्रैक्ट भी बना। अच्छा, जिसको जर्नल एंट्रीज पास करनी आ जाए और एक्सट्रैक्ट ना बनाने आए ना, तो इसका मतलब है अभी पोस्टिंग रूल्स सही तरह नहीं पता। सबसे मेन जिसको अगर आप समझते हो कि जर्नल एंट्रीज तो बहुत आसान है, आप हम पास कर लेते हैं, इसका मतलब है आपको अकाउंटिंग आती है। पोस्टिंग रूल सिर्फ कॉन्फिडेंस में मसला है। पोस्टिंग रूल्स कहते हैं किसी जर्नल एंट्रीज को इस्तेमाल करना, लेजर बनाने के लिए, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, पूरी अकाउंटिंग के लिए, इवन के ऑडिट के लिए भी। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज इस्तेमाल करनी आ जाए, बेसिक जो अकाउंटिंग है वो जर्नल एंट्रीज है। जैसे अब आप देखें कि सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्टली डिडक्शन वाले एक्सट्रैक्ट की तरफ आते हैं। आपके पास पीपीई डेबिट हो रहा है और पीपीई क्रेडिट हो रहा है। पीपीई डेबिट भी हो गया, पीपीई क्रेडिट भी हो गया। इसका मतलब है आपके अकाउंट्स के अंदर आपका जो एसेट है 2022 में ऑटोमेटिकली 2.5 लाख का हो चुका है। 4 लाख से डेबिट किया हुआ है, 1.5 लाख से क्रेडिट किया हुआ है, तो प्लस माइनस कर लो। आपके पास एसेट 1122 को ही 2.5 लाख का हो चुका है। अभी 2022 का साल चल रहा है और डेप्रिसिएशन भी आ गई। एक्सट्रैक्ट के अंदर हम कैश नहीं लिखते होते, एक्सट्रैक्ट के अंदर हम कैश नहीं लिखते, ये बात आपको पता है। उसके अलावा जो कुछ आता है हम लिखते हैं। अब मैं 2022 की ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन में जो इनकम एक्सपेंस आएगा वो चला जाएगा एसओपीएल के अंदर, जो एसेट लायबिलिटी आएगा वो चला जाएगा एसओएफपी के अंदर, बात खत्म। आपके इस साल के अंदर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट होता है वो फॉर द ईयर होता है, उसमें सिर्फ यहां से इनकम एक्सपेंस उठाएंगे 2022 में लिख देंगे, 2023 में जाएंगे उसके इनकम एक्सपेंस लिख देंगे। हाँ, जो एसओएफपी का है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, प्लस माइनस करके चलना पड़ता है। तो आए जनाब यहां पर ही लिख लेते हैं। मैं सारा फॉर्मेट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एसओपीएल, और यहां पर नीचे लिख देता हूं एसओएफटी। मेरे पास साल कौन कौन से हैं? सबसे करंट ईयर कौन सा है? 2024, 2025, 2024, 2023, 2000। सबसे पहले एक मुझे एक्सपेंस मिल चुका है, मैं हेडिंग दे दूंगा अदर एक्सपेंसेस की, या इधर इसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख सकता हूं। डेप्रिसिएशन 2022 की डेप्शन कितनी आ रही है? कितनी? 25,000। और एसओएफपी के अंदर भी मैं कुछ इस तरह लिख लेता हूं 2025, 2024, 2023, 2022। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट। पानी दे जाना जल्दी से। या लेस एक्यूमुलेट डेप्शन ना भी लिखे, डायरेक्ट डेप्शन लिखते जाए, बुक वैल्यू लिखते जाए, ये भी चल जाएगा। 2022 में हमारे पास एसेट कितने का था? ऐसा था या नहीं? आपने खुद का 4 लाख में से 1.5 लाख आपने डायरेक्टली डिडक्ट कर दिए। अब ये साथ साथ ना इसकी पोस्टिंग रूल जब आपको आ गए तो अकाउंटिंग खत्म, क्योंकि जर्नल एंट्री तकरीबन सबको आती होती है, बस पोस्टिंग रूल्स में इशू है। मैंने 25,000 इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी तब 25,000 है। 2 लाख यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं 2023 में। आओ जरा 2023 का दर्शन करवा दूं मैं आपको। आपके पास ये 2023 का ये लाइन है जी, इसके अंदर एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको जाकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर देना, और एक डेप्रिसिएशन है उसको जाकर एक्सपेंस में लिख देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है
और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे एसेट में से वैल्यू कम होती है। तो आओ जरा, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 25,000। एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही थी, तो वो 25,000 की बजाय कितनी हो गई, कितना आ गया, ठीक होगी बात। अगले साल चलें जरा 2024 में। ये आपके पास 2024 का साल है जी। ठीक है, अब इस 2024 के साल में इधर जरा फोकस करें। यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, एक या तो आप अपनी कॉस्ट चेंज कर दो, दूसरा कि अगर आप कॉस्ट चेंज नहीं करना चाहते तो ये जो मैं आपको चाहूं तो वो जो दो एंट्रीज है वो पास करवा दूं ताकि उससे मसला ही खत्म हो जाता है। ये एंट्री पास करते वक्त आसानी होती है, वो एंट्रीज एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त आसानी होती है। एक तरीका यह है कि आप ये पूरा 90,000 किस में जाकर ऐड कर दो, 2,10,000 में और 2,50,000 में, जो एसेट की वैल्यू है पूरा। उसके बाद ये जो एसओपीएल के नाम से लिखी है ना अमाउंट, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड कर दो। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना, तो एक्सट्रैक्ट बनाने में हमने पैसे वापस कर दिए, जब पैसे लिए थे तो एसेट की वैल्यू में से माइनस किया था, अब पैसे वापस कर रहे हो तो एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो। जितने पैसे वापस किए हैं उतने पैसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। और ये जो आप एसओपीएल के नाम से लिखते हो, ये बेसिकली डेप्रिसिएशन है पिछले 2-2.5 सालों की जो लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी ना लेस अमाउंट से, ये वो है। इसको किस में जाकर ऐड कर देंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात खत्म हो गया एक्सट्रैक्ट आपके। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको बुक वैल्यू पे ले आओ, वो थोड़ा टेक्निकल तरीका होता है। उसको बुक वैल्यू पे लेकर आओ, फिर फ्रेश बुक वैल्यू लिखो, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी लिखनी है, ये थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका कार क्या है, 90,000 कर दो एसेट के अंदर ऐड और 18,000 कर दो अक्यूमुलेटेड। लेकिन ये जो 18,000 है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ऐड हो रहा होगा, और ये जो एसओपीएल के अंदर बजाते खुद जा रहा है उधर तो जाना ही जाना है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी उसने जाना। ठीक होगी बात। तो आए जरा मैं वैसे इसकी एंट्री बता देता हूं। इसकी जो दूसरी एंट्री पास होनी थी ना, इधर जो पैसे वापस किए पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 90,000 से, हमने जो कंपाउंड एंट्री करके पास किया ना वो इसको कंपाउंड किया हुआ है। क्या जितने पैसे वापस किए वापस पीपी में ऐड कर दो, और जितना टाइम गुजर गया है उस टाइम की डेप्रिसिएशन भी ले लो, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये आपको क्लियर पता चलेगा। अब देखें कैश तो हम लिखते नहीं है, पीपी डेबिट हो रहा है 90,000 से, जाकर उसमें ऐड करते। डेप्रिसिएशन 18,000 से डेबिट हो रहा है, एसओपीएल में लिख देंगे। 18,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, वहां से जाकर प्लस, उसमें जाकर प्लस कर, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब जब क्रेडिट होती है बढ़ती है। ये बेसिकली ये दो एंट्रीज को कंपाउंड किया हुआ है हमने। कैसे कंपाउंड किया हुआ है, इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करके लिखा हुआ है। 90,000 में से 18,000 माइनस किया तो 72,000 जो हमने लिखा हुआ है ना अपनी एंट्री के अंदर, वो बेसिकली इन दोनों को नेट करके लिखा हुआ। लिख सकते हैं आप, क्यूमुलेटेड इफेक्ट के नाम से लिख दे, या उस इस साल की डेप्रिसिएशन के अंदर ऐड करके लिख सकते, वो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आए जरा इसके इफेक्ट देखते हैं। अभी इफेक्ट खत्म नहीं हुए, क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन 34,000 भी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 34,000 है। ये है रिफंड के बाद की, ये भी इसी साल में आएगी। तो अब लिख लें
2024 में आप एक नया हेड इंट्रोड्यूस करवा लो, accumulated effect of depreciation, accumulated effect of refund लिख लो। हाँ जी, डेप्रिसिएशन तो इस साल की आ गई ना 34,000, और जो रिफंड का असर है वो कितना है 18,000। अब 34,000 और 18,000 को प्लस करके लिख सकते हैं। फिर अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन आई 34,000, और यहां पर भी है 2,50,000 में 90,000 ऐड कर दो, अब जरा ध्यान से, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो सवाल गया, इस 50,000 में कितना ऐड करूं 18,000 34,000 या दोनों ऐड, 18,000 पिछला इफेक्ट और 34,000 इस साल का, तो हमारी नई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो 50,000 में ऐड करो प्लस 34,000 प्लस 18,000 102, कितना आ गया 238, अब फिर 3,40,000 34,000 ऐड कर दें, ये आ गया डायरेक्ट डिडक्शन। क्यों करना है, किस में क्यों करना है, किस में एसेट में कह रहे हो, अक्यूमुलेटेड डेप्शन में कह रहे हो, 18,000 क्यों ऐड किया, मैंने ओरिजिनल एंट्री ये थी, रिफंड की ये ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। अब इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो रहा है, बताओ मैं इसका क्या करूं, जाऊंगा ना उधर, उसमें बेसिकली नेट करके लिखा हुआ एसेट में से, ठीक है। और कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी था, कोई दूसरा तरीका सुन ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, थोड़ी वैल्यू चेंज हो जानी थी बस। अगर इसी एंट्रीज के इफेक्ट लेने हैं ना, सिर्फ इस एंट्री के, फिर आप क्या करेंगे, एसेट में 72,000 ऐड करेंगे, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं ऐड करेंगे, और ये सिर्फ एसओपीएल में लेकर जाएंगे, ठीक है। 72,000 ऐड करेंगे उसके अंदर, और 18,000 एसओपीएल के अंदर, और 34,000 डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर 34,000, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप चाहो तो इस एंट्री को भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो जी। देखें, आपके पीपी कितने से डेबिट हो रहा है 72,000 से। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले कितना था 250, मैं कलर चेंज कर देता हूं ऑप्शनल में, देखें दूसरा तरीका ये 250 में 72,000 ऐड कर दो, कितना 322,000, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डिडक्शन 50,000 में, अब आओ जरा क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ 34,000। एसओपीएल फिर तो नहीं करेंगे ना, अगर आपने इस एंट्री को इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर तो अक्यूमुलेटेड डिडक्शन आ ही नहीं रही। अगर आप प्योर इस एंट्री के से एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हो ना, पीपी डेबिट हो रहा है, पीपी में जाकर ऐड कर दो, एसओपीएल डेबिट हो रहा है, जाकर एसओपीएल में लिख दो, फिर डेप्रिसिएशन किधर जाना है एसओपीएल के अंदर, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन किधर जाना है एसओएफपी के अंदर जाकर ऐड होगा। तो फिर आप ऐसा करो कि 50,000 में सिर्फ 34,000 ऐड करो, 18,000 नहीं, सिर्फ करो जरा 34,000 ऐड। 50 में 34 कितना ऐड किया, अब इनको दोनों को माइनस करेंगे तो यही अमाउंट आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक्सप्लोर करो इसको। देखिए आंसर वही आएगा, बेसिकली हम लिख रहे होते हैं कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो ना बेसिकली बुक वैल्यू अपडेट हो जाती है। अब कर सकते हो बुक वैल्यू की, जब कोई चेंज है ना तो बुक वैल्यू को कॉस्ट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन होती है ना वो ये है, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप आपने एंट्री में कराई है, उसमें भी हम 18,000 ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं।
चेंज इन एस्टिमेशन, ये बुक वैल्यू को फ्रेश कर दिया आपने, कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन जो है ना, ये सारे मेथड ठीक है, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है कॉस्ट के अंदर कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड एक्शन के अंदर अक्यूमुलेट, ये वाली एंट्री, ये सबसे बेस्ट है। आंसर तीनों से आपका सेम आएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट होती है वो ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओरिजिनल रिक्वायरमेंट होती है ये वाली, नीचे वाला आंसर, ये बुक वैल्यू हमने शो करनी होती है, वो आपकी सबकी सेम आ रही है। क्या 84 का लिखो सर, ये जो आपने ये वाला, मैंने ये दूसरा मेथड है इसलिए तो मैं कहता हूँ बातें ना किया करो, ये दूसरे मेथड से किया था, इस एंट्री को यूटिलाइज किया था। ये वाली 2024 है ना, 50,000 है पहले वाली पुरानी पिछले सालों की, और इस पूरे साल के अंदर ये मैं हाईलाइट, ये वाला साल है, ये वाला, इसके अंदर बताओ अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी 34,000 आ रही है, तो 34,000 जाकर 50,000 में ऐड कर देंगे। वो देखिए ना, दो मेथड है, एक कि आप ऐसा करो, ये एंट्री इस्तेमाल करो, वो जो 18,000 वाला मसलन वो ये है, ये दो एंट्रीज पास करो, रिफंड की, मसला हल। ऐसे में 90,000 ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन में भी 18,000 ऐड कर दो, और अक्यूमुलेटेड एक्शन भी 18,000 ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है नेट करके, वो है ये, एसेट में सिर्फ 72,000 ऐड कर दो, ये एसओपीएल अदर एक्सपेंस में जाएगा, इसको फिर अक्यूमुलेशन में ऐड ना करो, सिर्फ 34,000 डेप्शन में ले जाओ और 34,000 अक्यूमुलेटेड डेप्शन में, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कि पहले बुक वैल्यू फाइंड कर लो और उसमें सिर्फ इस साल की डेप्शन माइनस कर, चले जी, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मसला ये होता है ना, जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो किताब वाली बात बताना भी जरूरी होती है। पुरानी किताब में वो एंट्रीज होती थी दोनों, अब जो अब किताब है वो उसमें ये एंट्री है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स पुराने मेथड से भी करवा रहे हैं। चले जी वापस आए, वापस डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेबिशन ही डेबिट हो रही होती है ना बेसिकली। एसओपीएल के अंदर तो जाना ही जाना, एसेट में से नेट हो चुका है तो दोबारा माइनस करो या ना करो, आगे भी जाना है, यहां तक हो गया क्लियर, जो आगे जाना है तो जाए। आगे चलते हैं 2025 पे, 2025 में तो सिर्फ यहां पर डेप्रिसिएशन आनी है जी, अच्छा हो गया था ये। अब आ जाते दूसरा केस, सेपरेटली रिकॉग्निशन वाला, वही वाला, उसे ही कहते हैं सेपरेट रिकॉग्निशन। पहले एसओपीएल बना लेते हैं 2025, उसमें एक डेप्रिसिएशन आती है और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आती है। पहले तो 2022 में मुझे ऐसा बताएं कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी 2022 में, 40,000, और उसकी गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी 2023 में। अच्छा ये तो आएगी, इस पे कोई फर्क, क्योंकि सेपरेट है ना ये तो ये तो हर साल अगर बुक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसकी डिडक्शन आ जाएगी, अगर स्ट्रेट है तो उसकी आ जाएगी। यहाँ पर 15,000 पहले और अगले साल भी 15,000 इनकम, उससे अगले साल एंट्री पे मैं आपको करवाता हूँ, एंट्री से पोस्टिंग करवाता हूँ। आ जाए जरा 2024, ये है ना, सबसे पहले आपने 90,000 से कैश क्रेडिट किया, इसका तो कुछ नहीं करना। एसओपीएल डेबिट किया हुआ है 18,000 से, ये तो आएगा क्योंकि ये है एसओपीएल के एलिमेंट। डेफर्ड ग्रांट या एसओएफटी का एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद 6,000 से हमारा एसओपीएल क्रेडिट भी हो रहा है, तो ये हमारा 2024 है ना सारा, तो इसमें सिर्फ वो देखो
जो आपके एसओपीएल के एलिमेंट, मैं जिसको सर्कल कर चुका हूं, मेरे ख्याल में तो ये 3 ही एलिमेंट एसओपीएल के हैं। एसओपीएल 18,000 से एक्यूमुलेटेड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन वाला 40,000 और 6,000 दो एक्सपेंस है, एक इनकम है, दो एक्सपेंस है, और जो डेबिट हो रहा है एसओपीएल एक्सपेंस हो गया, जो क्रेडिट हो गया वो गवर्नमेंट ग्रांट 6,000 आ गई, अगले साल भी 6,000 और यहां पर 18, खत्म हो गया। अब इसको समझिए जरा कि जिस दिन ग्रांट वापस की थी, एक हमारी डेप्रिसिएशन आई थी, आ गई नजर 40,000, 18,000 से एसओपीएल डेबिट हो रहा है वो भी नजर आ रहा है, 6,000 से एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है वो भी नजर आ रहा है। एसओपीएल के 3 ही एलिमेंट थे। अब आपका सवाल है कि 18 में से 6,000 माइनस करके क्या मैं 12,000 लिख सकता हूं गवर्नमेंट ग्रांट में नेगेटिव में? तो लिखा जा सकता है, आप इसको नेट करके लिख सकते हो। एक जैसी नेचर के इनकम एक्सपेंस एक जैसी नेचर के नेट किए जा सकते हैं। हो गया एसओपीएल, कोई बात और समझनी हो? देखें 40,000 2022 में डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम है। गवर्नमेंट ग्रांट जब तक वापस नहीं की 15,000 थी, जब वापस कर दी या तो सारे खत्म हो जाएगी या फिर बाकी रिमेनिंग बच जाएगी तो उसको इनकम में लिख देंगे। अब आए जरा एसओएफपी के अंदर, ये ना अगर आपको लगता है कि आपको जर्नल एंट्रीज आती है और आप ये कहते हो कि आपको एक्सट्रैक्ट नहीं आते, तो ये हैरानगी वाली बात होगी। आइंदा उसी एंट्रीज को ही यूज करना सीखना है। 2025 और ये यूज करना है आपने अभी, वरना एग्जाम में बैठ के नहीं यूज करने बैठ जाना कि अच्छा आप इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि एंट्री दिमाग में हो और रिजल्ट पेपर पे आए, फिर एंट्री पास करने की भी जरूरत नहीं मानता, फिर प्रैक्टिस से ये काम होना है। या फिर एक और अकाउंटिंग का तरीका होता है, रटवा दूं मैं आपको, ये चीज आएगी तो ये बस ये याद कर लो, फिर पेपर में थोड़ा सा सवाल चेंज होगा, एक दो दफा चेंज होगा बंदा फेल हो जाता है, फिर जब चेंज नहीं होगा बंदा पास हो जाता है। मतलब एक आधी टाइम लगती है, ज्यादा मसला नहीं होता। एसओपीआई के अंदर नॉन करंट एसेट्स लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सबसे ये तो बस सबसे काम आसान है। एसेट कितने का था? 4 लाख में से पहले 40,000 माइनस करेंगे, फिर 4 लाख में से फिर 80,000 माइनस करेंगे, फिर 4 लाख में से 1,20,000 जी। कोई एंट्री दिखाने लगा, परेशान क्यों? ये 2024 में मुझे पूरी ये 2024 का साल है। ये वाला, इसके अंदर किसी जगह मुझे दिखा दो पीपी डेबिट हो रहा हो। अच्छा, फिर 4 लाख, डन। वैल्यू माइनस करके तो लिख लोगे ना। मसला आ रहा है लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आगे लिखना भी है, नॉन करंट लायबिलिटी के नाम भी लिख लेना, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट। हाँ जी, ये परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, सबसे अपनी एंट्रीज दोहराओ। अगर आपके सामने लिखी है तो वो भी लिख सकते हो। आपने सबसे पहले 2022 में ना 1.5 लाख से अपनी गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट की थी और साल के एंड में फिर 15,000 से डेबिट भी की थी, ऐसा था। कैलकुलेटर पे 1,50,000 माइनस 15,000 करेंगे, बाकी बाकी 1,35,000। अब 1,35,000 में अगर करना है अलग अलग, तो अगले साल की ग्रांट सोच लो 15,000, तो क्या करेंगे 1,20,, 15,000। अच्छा, ये मुश्किल जरूर है मेथड, इसका फायदा भी है।
फायदा क्या है, अब ये 15,000 अगले साल इनकम में चला गया, अब हमने सेग्रीगेशन करनी है 1,20,000, ये अब 1,20,000 आपका टोटल बच गया अगले साल, पहले बचा था 1,35,000, अब क्या बचा 15,000 तो अगले साल इनकम में चला गया, अब हमारे पास आ गया 1,20,000। अब अगले 1,20,000 में हमने किधर एडजस्टमेंट करनी है, एक तो हमने 15,000 से इनकम बन गई, 15,000 तो चला जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, और बाकी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितना चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इशू है, अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 2024 में तो हमने रिफंड भी तो किया है, क्या वो रिफंड वाला भी काम करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस रिफंड का मसला आता है, जिस साल होता है ना उसी साल पता चलता है, उससे पहले जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना हमें नहीं पता होता। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 1,20,000 टोटल है, जिसमें से 105 यहां पर आएगा और 15,000 यहां पर आ जाएगा। अब 2024 में किरण आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 2024 में हम जा चुके, 23 खत्म हो गया, लायबिलिटी कितनी रह चुकी है 2024 के अंदर, ये आपकी टोटल लायबिलिटी रहती थी कब, 2023 के एंड पे टोटल। अब आपके पास टोटल लायबिलिटी है 1,20,000, मैं जनरल एंट्रीज का रूल समझा रहा हूं। अब आए जरा अपनी एंट्रीज पे, ये है आपका 2024 का साल, ये वाला, ये सारा है आपका 2024 का साल। इसमें डेफर्ड ग्रांट जो डेबिट हो रही है वो खत्म हो रही है, 72,000 से डेबिट हो रही है, 6,000 से भी डेबिट हो रही है, ऐसा है 72,000 से भी डेबिट हो रही है, 6,000 से भी डेबिट हो रही है। आपके साल के एंड में जब पिछले साल पर आप खड़े थे 1,20,000 बचा पड़ा था, 1,5 करंट में, 15,000 करंट में और 1,5 नॉन करंट में, 1,20 था। हमने देखा कि 2024 में कितना फिनिश हुआ, 72,000 खत्म हुआ और 6,000 खत्म हुआ, 2 दफा लायबिलिटी डेबिट होगी, दोनों माइनस कर दो, 42,000। अब 42,000 क्या सारे का सारा, अब 6,000 वाली कहानी रह गई, अगले साल 6 साल वाली कहानी रह गई। आपके पास टोटल कितना रह गया, 42, 48, 42 टोटल। कैसे, मैं करवा देता हूं, 72,000 इसमें से माइनस किया एक और 6,000 एक, 40। अब 42 ये तो हमें पता है कि अगर ग्रांट बची है ना तो 2 हिस्सों में डिवाइड होनी हो। अब 6,000 तो चला जाएगा अगले साल वाला 6,000 और बाकी अब अगले साल फिर 6,000 चला जाएगा करंट में, बस आगे मुसलसल ऐसे चलता जाएगा। आप मुझे ये बताएं 2023 में आपकी कितनी लायबिलिटी थी, 105 या 120? 2023 में 120 थी, क्योंकि अलग अलग करके लिखी थी लेकिन वो लायबिलिटी खत्म नहीं हुई थी, टोटल हमारी लायबिलिटी 120 थी, ऐसा है। अब 2024 में जो लायबिलिटी खत्म होगी वो माइनस होगी, किस में से माइनस होगी, 120 में से माइनस करेंगे ना। 105 तो नॉन करंट है, करंट और नॉन करंट दोनों कितनी है, 120 है, तो हमारी डेफर्ड ग्रांट एक 72,000 से डेबिट हुई, एक 6,000 से डेबिट हुई। कैसे खत्म हुई, एक मिनट, इसको कैसे खत्म, आप मुझे ये बताएं, ये लायबिलिटी है 2023 में या इनकम है? 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 में ये आपकी सारी लायबिलिटी है, हमने लिखी अलग अलग है, खत्म नहीं हुई, करंट में लिखा है, ये इसके लिए कि अगले साल खत्म हो जाएगी।
अब एक 20 में से जितनी दफा आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया वो माइनस करेंगे अपनी टोटल लायबिलिटी में से, तो जो बाकी बच जाएगी वो आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करके लेंगे। ठीक है। अब अगर आपको ये कहे ना कि ये 36,000 हमारी लायबिलिटी है, नहीं, लायबिलिटी पूरी है। अब आगे डेबिट हुई 6,000, तो 6,000 खत्म हो गई, बाकी 30,000 रह गए। जी 3 दफा किसको माइनस किया? मुझे समझ नहीं आई कि 135 में से पहले 3 माइनस किया था 135 में से 150 में 1.5 लाख में से नहीं पता। 3 माइनस फिर एक 35 बच गए। हाँ फिर 15 लिखा अच्छा ये देखो फिर आगे जरा खामोशी प्लीज। आपका था 1,50,000 आपकी थी ग्रांट, उसी साल 15,000 ग्रांट डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट हुआ, 15,000 माइनस कर दी, बाकी कितना बच गया? 1,35। ये आपकी लायबिलिटी बची। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये कितना बन रहा है? अब इस 1,35 मैंने 1,35 ही लिखा है, 1,20 नहीं लिखा, उसको अलग किया है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि जो अगले साल इनकम बनेगी उसको नॉन करंट लायबिलिटी में ना लिखो। तो मैंने 1,35 को जितना पोर्शन करंट लायबिलिटी का बनता है उसको अलग करके लिखा, अगले साल 15,000 इनकम बनने जा रही, और बाकी को अलग लिख दिया। और कोई बात किसी ने पूछनी है? डन है। चलो ये सवाल हो गया। आप अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कौन सा सवाल था जी? ये वाला। अच्छा इसके भी आपके एक्सेप्ट नहीं बनने, मैं ना बनवाऊं या फिर भी बनवा दूं? और ये तो एक्सट्रैक्ट बहुत आसान होते हैं। इनकम एक्सपेंस वाले तो एक्सट्रैक्ट ऐसे, मैं कह दूं पेपर में 2 मिनट रहते हो ना तो ये एक्सट्रैक्ट बन जाते हैं। एसओपीएल, इसके साल मुझे बता दे कौन कौन से हैं। अच्छा ईयर है लिखने का, तो ये तरीका है ना, करंट ईयर पहले लिखते हैं बाद में पिछले, डायरेक्ट डिडक्शन में कर लेते हैं पहले सैलरी। अपने हर साल में जाकर देख रहे जिस अमाउंट से सैलरी डेबिट कर रहे हो यहाँ लिख दो, या अपने टेबल से उठाकर लिख लो। अगर उसने जनरल एंट्रीज नहीं पूछी ना तो जनरल एंट्री ने ये लिख दो। आपने टेबल एक बनाया होगा, ये जो टेबल है इसको माइनस करके इन दोनों को आपस में माइनस करके जो आंसर आ रहा है उसी से सैलरी डेबिट करना है ना, वही लिख दो बस। पहले कितना 73077, दूसरा 97436, तीसरा 121795876। अच्छा अगर दूसरा मेथड होता ना तो उसमें पूरी पूरी सैलरी अलग लिख देते और जो अमोर्टाइजेशन आई है वो अलग करके इनकम में लिख देते, बस खत्म। अच्छा इसका एस टू एफ पी का ना एक्सट्रैक्ट सेम होता है, एस टू एफ पी का एक्सट्रैक्ट सेम होता है। सेपरेटली निकलना चाहिए कैश ही डेटा और डेफर्ड ग्रांट के ऊपर ये हाँ जी, ईयर 4, ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1। अच्छा इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें ना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ लायबिलिटी का कॉलम लगाकर डेफर्ड ग्रांट लिखे, सिर्फ लायबिलिटी का कॉलम, क्योंकि इसमें आपको परेशानी हो सकती है। सबसे पहले मुझे बताएं कि हमें कितनी ग्रांट मिली थी।
कितनी? 1 लाख 7,80,000 टोटल 7,00,000 4 लाख। हमें ग्रांट कितनी मिली थी? 4 लाख। अब सुने, पहले साल हमने इतनी ग्रांट डेबिट की, माइनस कर देंगे। अगले साल इतनी ग्रांट, जितनी एडजस्ट करते जा रहे हैं ना। और अगर आपने एंट्री के अंदर देखे तो ग्रांट आपने हर दफा डेबिट करो, जितनी डेबिट करते जाओ निकालते जाओ, बाकी हमारे पास। और ये दोनों केसेस में सेम होते हैं, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट सेम है। तो 4 लाख में से कितना माइनस किया पहले साल? 7 माइनस करके बताओ। 323 नंबर 7। फिर अगले साल वाली गवर्नमेंट ग्रांट जो अमोर्टाइजेशन टेबल में नहीं लिखी हुई, वही माइनस करते जो हर एक्स 2205। फिर अगले साल 9, चौथा साल तो खत्म हो गई होगी। मतलब ये जो आपके पास टेबल बनाया हुआ है ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट का, इसमें से हर साल इतनी ग्रांट एडजस्ट, अगर आप अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये इनकम में चलेगी, ये करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, जो बाकी है वो नॉन करंट में चली जाएगी। अगले साल अगली इनकम में, एक करंट लायबिलिटी में, बाकी नॉन करंट में। आप कर सकते हो। चलिए जी, अब सेपरेटली में क्या करेंगे? सैलरी अलग और वो जो टेबल से अलग गवर्नमेंट ग्रांट की है वो अलग। डिडक्ट में दोनों को माइनस करके लिखना है और सेपरेट में अलग अलग लिखना है। चलिए जनाब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने अभी सीख लिया, एक्सपेंस वाले भी सीख लिए, एसेट वाले भी सारे सीख लिए। अब हम जा रहे हैं लोन पे। लोन दो तरह से मिलता है आपको, एक तो इंटरेस्ट फ्री, एक रिड्यूस रेट, और एक सारा लोन माफ कर देना। 3 सिचुएशन आती है लोन के केस में। पहला केस, लोन वेव ऑफ कर देना, माफ कर देना। अब लोन अगर माफ 2-3 तरीकों से किया जाता है, उनमें से एक लोन गवर्नमेंट ग्रांट होता है। सपोज दैट अगर वो हमें पैसे देता है, गवर्नमेंट पैसे देती है कि ये पैसे ले लो और इसके ऊपर ना कोविड-19 या किसी भी वैक्सीन तैयार करो। अब साथ शर्त रख देती है कि आपने वो वैक्सीन मरीजों को फ्री में प्रोवाइड करनी है। अब अगर वो फ्री में हमसे प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर क्या हमें फायदा कि हम वैक्सीन बना के लोगों को मुफ्त दे? ये तो गवर्नमेंट अपना काम सीधा कर रही है। या तो ये है ना कि वैक्सीन हम बनाएं, गवर्नमेंट हमें पैसे दे, और उस जब हम वो उसको बेचने की बात करें तो वो कहेंगे पैसे मैं दूंगा, वैसे फ्री देना। तो हम बनाने के लिए जो पैसे आएंगे वो गवर्नमेंट ग्रांट हो। अब दूसरा गवर्नमेंट क्या देती है कि ठीक है आप वैक्सीन बनाओ, लेकिन आपने खुद नहीं बेचनी, मुझे देनी है, मैं अपने नाम से सेल आउट करूं। तो ये भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ये कहे कि आपने ये वैक्सीन बना लो, 2 सालों के अंदर अंदर बना देना वैक्सीन, और ये लो 5 लाख। तो अगर हम 2 सालों के अंदर अंदर बना लेते हैं तो वो हमारे लिए गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी। वो कहता है कि अगर 2 सालों के अंदर आपने बना लिया तो आपसे हमने पैसे वापस नहीं लेने, और अगर 2 सालों के अंदर आपने ना बनाया तो पैसे वापस कर दो। अब ये कंडीशन है। अब हम क्या लिखेंगे? क्या रीजनेबल अश्योरेंस है? रीजनेबल अश्योरेंस क्या कहते हैं? क्या हमें काफी हद तक यकीन है कि हम 2 साल में बना लेंगे? अगर आपको यकीन है 2 सालों में बना लोगे तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट लिखो। अगर आपको यकीन है कि 2 सालों में नहीं बनना तो उसको लायबिलिटी लिखो। क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, शर्त क्या रखी? 2 सालों के अंदर बनानी है। ये ना होना कि बंदे मारी जाए, आप क्या मेडिसिन ही ना तैयार हो। तो कहते 2 सालों के अंदर बनानी है, फिर हम आपको पैसे देते। अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम बना लेंगे तो वो जो पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं वो क्या है आपके लिए? गवर्नमेंट ग्रांट।
और अगर आप नहीं बना सकते तो वो लायबिलिटी। लायबिलिटी को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू IFRS 9। लायबिलिटी को किस तरह से लिखते होते हैं? अकॉर्डिंग टू IFRS 9 और गवर्नमेंट ग्रांट को अकॉर्डिंग टू IAS 20। ठीक होगी बात? तो हमारा अगर लोन वेव ऑफ हो जाए, माफ हो जाए, लेकिन माफ इस तरह से हो कि हमारे ऊपर कोई फर्दर कंडीशन ना हो। मतलब जैसे गवर्नमेंट कहे कि जी आपने मुझे ही बेचना है, मैं आगे फर्दर बेच लूं, तो उसने तो हमसे चीजें बनवाई हैं, बस बेचने की इजाजत तो हमें है ही नहीं। फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट फ्री लोन। और तीसरा है लोन एट रिड्यूस रेट। लोन एट रिड्यूस रेट। दोबारा एक दफा इस कहानी को खुद सुन ले। लोन अगर माफ हो जाए तो लोन हमारी गवर्नमेंट ग्रांट होगी, लोन की अमाउंट। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो लोन लायबिलिटी होगा, इंटरेस्ट गवर्नमेंट ग्रांट होगा। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है तो लोन तो वापस करना है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ग्रांट है और जो लोन है वो लायबिलिटी ही है। ठीक होगी बात? इसमें लोन हमारी लायबिलिटी और इंटरेस्ट गवर्नमेंट ग्रांट। और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। इसमें रिड्यूस रेट से क्या मुराद है? अगर इंटरेस्ट फ्री होगा तो जीरो रेट, इंटरेस्ट फ्री होगा तो जीरो रेट, और अगर कोई और रेट है तो फिर उस हिसाब से देखते हैं। तो हम सवाल देखते हैं। आपको जी 100 रुपए का लोन आपने लिया, काफी है? मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 15%, और जो हमें वो रेट मिला 8%। फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? 7% का हमें फायदा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट, बाकी लोग 15% के हिसाब से इंटरेस्ट लोन पे ले रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने हमें जो फायदा दिया है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो बता सकता है इस अमाउंट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट कितनी? नहीं, परसेंटेज में, अमाउंट में बताओ। 7 रुपए। सात ही बनता है। अच्छा, 7 को डिवाइड करो जरा 1.15 पे। 6. मुझे लगता है ये है गवर्नमेंट ग्रांट प्रेजेंट वैल्यू दे। लेकिन 7 रुपए का आज हमने अगर एंट्री पास करनी है गवर्नमेंट ग्रांट की, तो मुझे बताओ कि जो इंटरेस्ट का फायदा हमें हुआ है आज लोन, ये आज ही फायदा हो जाएगा या पूरे साल गुजरने के बाद होगा? तो 7 रुपए का फायदा आपको देखे ना, इंटरेस्ट कब अक्रू होगा? आज ही, आज मैंने लोन लिया और आज ही मेरा इंटरेस्ट पेबल बनेगा, या साल गुजरने के बाद? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने फाइनेंस के अंदर बात एक पढ़ी हुई है कि जब हम एंट्री आज गवर्नमेंट ग्रांट की पास कर रहे हैं तो आज उसकी वैल्यू चेक तो करो कि आज वैल्यू बनती कितनी है। तो क्या करेंगे? जितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट हमें फायदा दे रही है, जितने इंटरेस्ट का गवर्नमेंट हमें फायदा दे रही है, हमने क्या करना है? पहले वो इंटरेस्ट फाइंड कर लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे करना है, इंटरेस्ट फाइंड करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। अगर पिछला सवाल होता इंटरेस्ट फ्री वाला, तो बताओ आप इंटरेस्ट किस रेट पे कैलकुलेट करते? जीरो के ऊपर। हमें फायदा कितना? 15% पूरा हमारा फायदा है। फायदा कितना है? 15% पूरा। तो हम 15% का इंटरेस्ट लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट। सवाल कैसे हल करना है ये भी देख लें। अच्छा, आई कैप ने ऐसे नहीं किया हुआ, आई कैप की टेक्निक भी बता देता हूं, क्योंकि बुक आपने रीड लाजमी करनी है, तो फिर ये ना हो कि वहां परेशान होकर बैठेंगे ये। लेकिन आपको जो तरीका आता है ना, उससे सवाल हल कर लिया करो, फिर जवाब चेक कर लिया करो। जैसे अभी हमने किया कि हमें फायदा कितना हुआ? 7 रुपए का। तो हमने क्या किया? 7 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली।
उसी तरीके से जो आप छोटे होते फाइंड करते थे। 7 हमारी फ्यूचर वैल्यू है, 1 प्लस आई की पावर, इसमें रेट मार्केट का लेना है। 1 साल की बात करने लगा हूं, कितना आ गया 6 पॉइंट। अच्छा ये जिसने तो फाइंड कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं फाइंड किया वो भी सोच ले, सुन ले। हमें 15% मार्केट का रेट है, 8% उन्होंने हमें दिया, तो हमारा फायदा 8% है या 7%? 7%। 8% तो हमें पे करना पड़ रहा है। मैंने उस 100 के ऊपर इनटू मल्टीप्लाई में पीआरटी वाले फार्मूले से कर लो, या इसका एस फाइंड करके फ्यूचर वैल्यू माइनस कर दो। मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 1, मुझे 7 रुपए का फायदा मिला। और इस 7 रुपए की मैंने प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड की? एंट्री मैंने आज पास करनी, तो फायदा मेरा 7 रुपए नहीं बल्कि 6.0। अब मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं, कैश करूंगा डेबिट, मुझे गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? गवर्नमेंट से 100 रुपए आया ना लोन, क्या है डेबिट? गवर्नमेंट ग्रांट 6 पॉइंट और लोन, डिफरेंस कितना आ गया? 93 90 ये हमने एंट्री पास करी। जब भी हमें लोन मिलेगा ना, तो कैश डेबिट रिड्यूस रेट पे जब भी लोन मिले, जितना लोन मिला डेबिट, उसमें से ग्रांट माइनस कर देनी है, बाकी का जो डिफरेंस है ना वो आपने क्या लिख देना है? लोन। कुछ लोग सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मुझे टाइम दो, मैं ये आई कैप की कैलकुलेशन आपको सिखा दूं, फिर आप अपने सवाल पूछना। अगर दिमाग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं बताऊंगा। अगर दिमाग में आ गया तो पूछ लेना। इसमें वो मेथड कोई भी नहीं लगता। देखिए इसमें आपको गवर्नमेंट से आपने 100 रुपए लेकर आए, अब कैश डेबिट हो गया 100 रुपए से। अब हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट ग्रांट कितनी हमें मिली। हमें मिली 6 पॉइंट, तो वो तो गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, बाकी के पैसे। अब अच्छा मुझे ये बताओ, आपने गवर्नमेंट को वापस कितने पैसे करने? 1 साल बाद अगर पैसे वापस करें तो कितने करने? 93.92। क्या 100 रुपया पूरा वापस करना है और उसके ऊपर जो 8% इंटरेस्ट है वो भी वापस करना है। हमें फायदा कितना हुआ है? हमें तो 7 रुपए का फायदा हुआ है। हमें कितना फायदा हुआ है? जब गवर्नमेंट को पैसे वापस करने की बारी आएगी ना, वो हमने 100 रुपया भी पूरा वापस करना है और 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस करना है। यहां पर हमने लायबिलिटी क्यों कम लिखी? ये जब साल गुजरेगा इसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो गवर्नमेंट को वापस करनी है। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो एंट्री पास करनी है वो ये है, जिस दिन मुझे ये इनकम में है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट है ना। हाँ अगर 2 साल है तो 1 साल की इनकम बन जाएगी, 1 साल की डेफर्ड ग्रांट बन जाएगी। अब आए जरा इसको पहले आई कैप के तरीके से मैं करवाता हूं। आई कैप कहता है जी 100 रुपया है, मार्केट रेट है 15%, और जो हमें रेट मिला वो है कितना? अब वो कहता है, जो उसकी कैलकुलेशन है वो कहता है आप पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो। 100 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 1, 108। वो कहता है क्या करना है? पहले आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, किस रेट के साथ? जो आपको मिला। कहता है फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, किस रेट के साथ? मार्केट रेट के साथ। करो जरा कितना आया? कहता है ओरिजिनल लायबिलिटी आपकी ये है, हमने भी तो यही फाइंड किया। बाकी जो है वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। ये आई कैप का मेथड है। क्या? पहले आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो अपने रेट के साथ, जो रेट पे आपको मिला, फिर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। मैं इसका भी लॉजिक समझाता हूं। किस मेथड के साथ? मार्केट रेट के साथ। अब एंट्री पास कर लो, कैश डेबिट 100 रुपया, कैश डेबिट 100 रुपया, लोन क्रेडिट 93.92, एसओपीएल या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम 6 पॉइंट। अब ये इसका लॉजिक सुन ले।
आज आपने कितने पैसे लिए, वापस कितने करने हैं, 108। इस 108 की आपने जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, अगर मैं इस 93.92 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूं 15% के हिसाब से, बताओ जवाब कितना आएगा, 108। अब जरा सुने, एक नॉर्मल बंदा 93 रुपीस किसी से लोन लेगा और 1 साल बाद उसको 108 रुपए पे करने पड़ेंगे, और हम 100 रुपया लेंगे और हमें 108 पे करना पड़ेगा। दोबारा सुने, अगर मैं 100 रुपया लेता हूं 8% के हिसाब से, तो मुझे कितने वापस करने पड़ेंगे, 108। लेकिन दूसरा बंदा, मेरा दुश्मन जो है, मतलब जो गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, अगर वो कितने पैसे लेगा, 93 रुपीज लेगा, पे उसने भी कितने करने हैं, 108। मतलब पे बराबर करने हैं, लेकिन मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूं, वो कम पैसे ले रहा है, तो मैं कितने ज्यादा पैसे ले रहा हूं, 6 पॉइंट। यही मेरा बेनिफिट है और यही मेरी गवर्नमेंट ग्रांट है। ये तरीका किसने, आई कैप की किताब के अंदर ये तरीका है, और जो सादा सीधा तरीका, ये भी कितना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें रट्टा लग जाता है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो जिस रेट पे हमें मिला, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो जो मार्केट का रेट है, दोनों का डिफरेंस गवर्नमेंट ग्रांट, और जो अमाउंट आ रही है वो लायबिलिटी। और दूसरा तरीका कार क्या था, हमने रेट के हिसाब से देखा, हमें कितना फायदा हो रहा है, 7% का, हमने 100 का 7% ले लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, तो वो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट आ जाए। ठीक होगी बात। अब क्या, चैप्टर खत्म। हाँ जी, लेकिन इसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए, सवाल इसके खत्म नहीं हुए। अब इसकी एक बात रह गई, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं इसके, कि जो आई कैप जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के सवाल देता है, इसका ज्यादा से ज्यादा इसके डिस्क्लोजर कल पढ़ेंगे। कहते हो तो अगर आप चाहते हो कि थ्योरेटिकल खत्म कर दें तो आज ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 3 सबको समझ लग गई थी सही तरह, विक्टोरिया वाली, ये मैंने आपको दी थी क्लास करने के लिए। अच्छा, अपने ना होमवर्क में देखें कि मैंने किसी दिन आपको बताया होगा कि पेज नंबर 133, ये जो पढ़ने के लिए मैंने पेज दिए थे, बैच 1 के चलो, बैच 1 है, बैच 2 है, आज दे दे। अच्छा, ये पेज पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया है, रखे ये अभी हमने पढ़ना, ये कल का काम है हमारा, ये सारा ये हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़, यहां पर ये आपका हो गया, ये आपका कल का काम है रीडिंग के लिए। और क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं। सबसे अजय इसके ना IS 20 इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ जाता है पेपर में, और जब भी आता है इसका ये जवाब देखो जरा, आपको खुद पता चल जाएगा कि जवाब आपने कैसे लिखना। अंग्रेजी ही अंग्रेजी है, लेकिन इस अंग्रेजी की ना लिखने का ना कुछ टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स को याद रखना। सवाल देखें, ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीन। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? मैं सबसे पूछ रहा हूं, नींद आ रही है तो फिर हम थोड़ी ब्रेक कर लेते हैं 30 सेकंड की। छुट्टी होने वाली है, वैसे भी गवर्नमेंट ने ना छुट्टी का टाइम चेंज कर दिया, तो आज हम भी 2 मिनट जल्दी फ्री हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये है, as per terms the loan, the cash received from the government shall be waived if the entity able to develop vaccine within 3 years and sell it free of cost for 5 years। कहता है कि अगर 3 साल के अंदर बना के अगले 5 साल, ये पूरी जिंदगी फ्री नहीं बेचनी, अगले 5 साल। अब जरा सवाल में अंग्रेजी क्या लिखनी है, हमने सबसे पहले लिखना है कि इफ देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस,
अगर रीजनेबल एश्योरेंस है क्या कि हम 3 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर अगले 5 साल के अंदर हम फ्री दे सकते हैं, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट एज पर IS 20. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यट इज नॉट अश्योरेंस कि हम या तो 3 साल के अंदर बना नहीं सकते या अगले 5 साल के अंदर फ्री नहीं दे सकते, तो इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी एज पर IFRS 9. ये अंग्रेजी कोई दोहरा सकता है? सबसे पहले क्या लिखना है? एज पर, सॉरी, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ना कुछ ना जो आधे सोए आधे जागे होते हैं ना, वो रटा लगा लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, उस सवाल के अंदर लिख देता है इट इज रीजनेबल एश्योरेंस, हम फिर भी लिख देते हैं इफ रीजनेबल एश्योरेंस, फिर लिखते हैं सिंस देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस. अगर उसने ये बता दिया कि रीजनेबल एश्योरेंस है, फिर इफ नहीं लिखना. अगर वो कहता है कि कुछ नहीं बोलता, तो फिर हमने लिखना है कि अगर रीजनेबल एश्योरेंस है तो ये इस बात का ख्याल रखना है. अब वो कहता है आंसर लिखने का तरीका, कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन. लफ्ज एक्सप्लेन आ जाए या डिस्कस आ जाए तो आपने ट्रम्प बन जाना है, अंग्रेजी लिखना शुरू कर दे. अगर लफ्ज डिस्कस आ जाए या एक्सप्लेन आ जाए. अब इसका तरीका कार देखें, जवाब तो यहां से लिखने शुरू हुआ है. दिस इज फॉरगिवेबल लोन, पहले कंडीशन लिखो. एज द रीपेमेंट शैल बी वेव्ड अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, एबिलिटी टू डेवलप 3 years एंड सेल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये आपने उठाया क्वेश्चन से एज इट इज. ये सेंटेंस क्वेश्चन से उठाना है. जो क्वेश्चन के अंदर बात बताई हुई है वो कंडीशन लिख दी. आगे ये जवाब शुरू है. इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस टू मीट द कंडीशन ऑफ वेवर, this farragal shall be treated as a government grant. However, if there is expectation that it will take more time than 3 years, yeah, there is expectation selling the vaccine for before 5 years, the loan shall be recognized liability in accordance. अब ये अंग्रेजी आपको लगता है ये जो वर्डिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है. इफ कब लिखना है, सिंस कब लिखना है, रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लिखनी है, ये सेंटेंस मेकिंग है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, इसी तरह का एक सवाल है. इफ रीजनेबल एश्योरेंस कि अगर वो लिखे ना, वो कैसे लिखेगा? अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो कंडीशन मीट कर लेगा, तो क्या लिखेगा उसको? गवर्नमेंट ग्रांट. बेहतर तो वो होती है ना जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चीजें. अगर आपने कहा कि आपने मीट ही नहीं करनी कंडीशन, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट पैसे मिलेगी नहीं, फिर तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा. हाँ हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे. फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन. अच्छा, इस सवाल के अंदर ना उसने दोनों कंडीशन लिखी है कि अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो ये होगा. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्वेश्चन के अंदर ही कह देगा, तो फिर हम सिर्फ लायबिलिटी का लिखेंगे. अगर वो कहता है रीजनेबल एश्योरेंस है, तो फिर हम सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट लिखेंगे. इस सवाल के अंदर देखें, ABC company received cash from government for research and development for a children vaccine. As per terms of the loan, cash from government is repayable in cash only if the entity decide to commercialize the result of the research phase of the project. कहता है कि अगर ये आप पैसे ले लो, वापस तब करोगे अगर आपने बना के बेचना. कमर्शलाइज का मतलब होता है तिजारत करना. आपने उसको खुद बेचना शुरू कर दिया. कहता है इफ द एंटिटी डिसाइड नॉट टू कमर्शलाइज, अगर आप नहीं बेचोगे, बना लोगे बेचो नहीं, द रिजल्ट ऑफ रिसर्च फेज द कैश रिसीव्ड इज नॉट रीपेबल कैश बट इंस्टेड द एंटिटी मस्ट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ग्रांट द राइट्स टू द रिसर्च. कहता है ऐसा है गवर्नमेंट ने कि आप ना ये पैसे ले लो, वैक्सीन बनाओ, लेकिन बना के बेच, अगर आप बेचना शुरू करोगे ना तो हमारे पैसे हमें दे देना, और अगर आप नहीं बेचोगे हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो प्रोडक्ट ले लेंगे. तो ये ट्रेड है, ये गवर्नमेंट ग्रांट. हमसे गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगाए लेकिन हमारे राइट्स तो ना ले. कहते हैं अगर आप खुद बेचोगे तो फिर हमारे पैसे वापस कर देंगे, अगर आप नहीं बेचोगे हमें दे दोगे तो फिर हम आपसे पैसे, इसका मतलब है वो हमें पैसे हमारे लेके हमें चीज बनवा, हमसे चीज बनवा रहा है. तो फिर ये पैसे जो है ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, बल्कि ये लायबिलिटी है. पैसे तो आज मिल गए ना, और चीज तो बनाकर हमने फ्यूचर में देनी है, तो एडवांस में पैसे ले लिए,
तो ये अकॉर्डिंग टू IFRS 9 ये लायबिलिटी है। अब वर्डिंग भी देखना, इन दिस सिनेरियो कैश रिसीट फ्रॉम गुड डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवेबल लोन। ये फॉरगिवेबल लोन है ही नहीं, वो कहता है पैसे वापस कर दो अगर आप खुद बनाकर बेचोगे। This is because this is arrangement the government does not undertake the waiver of repayment the loan but rather to require settlement in cash या पैसे वापस कर दो या चीज दे दो। तो the cash issue government shall be recognized as ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ये आप लोग कर चुके हो। ये जो अभी 100 रुपए मैंने लेट करके किया है, उसने 1000 लेट करके किया, बस फर्क क्या है, हमारा 93.92 आया था, बस कुछ रेट में भी थोड़ा सा फर्क है ना, ये 12% और बस वो 15% और 7% का फर्क था, सवाल यही था। ये आपका हो चुका है जी, ये क्वेश्चन आपने आप कर लेने हैं, ये भी हो चुका है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं ये सारी हो चुकी हैं आपकी, मैंने की थी बताए बगैर। ये डिस्क्लोजर रह गया, आपको घर से करने के लिए भी क्वेश्चन ये भी हो चुका है, रीपेमेंट भी हो गया। मतलब आपने थोड़ी सी हमारी अंग्रेजी रह गई है, सवाल कोई नहीं रहता, जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो सारी करनी है, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। और ये क्वेश्चन हमारा वैसे ही आपको होमवर्क में दिया था, अदील वाला दे दिया था, 15 भी हो गया था। अच्छा आगे सारे अंग्रेजी वाले सवाल हैं, ये कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने ऐसा करना है, इसकी बुक ओके करके ना सारी एग्जांपल्स कर देनी है, ठीक है। तो मैं कल आपको ये फिर यहाँ से अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा, याद नहीं करके आना, हल करके आनी है। एग्जांपल तो खुद करनी है ना, तो याद नहीं करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, बस याद नहीं करना।